अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वैसे ही क्लास 12th के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। चाहे ये मैट्रिक्स है, चाहे वो डिटर्मिनेंट है, ये दोनों को दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर है ना कि आप बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। पर ये मैट्रिक्स है क्या? क्योंकि जब आप पहले चैप्टर में ये देखते हो कि रिलेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, सेकंड चैप्टर में आप ये समझते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो थर्ड चैप्टर में आती है बारी मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स अगर सही तरीके से देखा जाए तो कुछ नंबर्स का, कुछ फंक्शंस का ये एक अरेंजमेंट है। जैसे आपने 11th में परम्यूटेशंस पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशंस पढ़ा होगा, वैसे ही मैट्रिक्स क्या करता है कि एक अरेंजमेंट का काम करता है कुछ फंक्शंस के। अब यहां पे बेटा फंक्शंस क्या है और किस तरीके से काम कर सकता है, वो नंबर हो सकता है, और ये वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली ना मैट्रिक्स का जब आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा का पूरा यही बताने की कोशिश करता है कि कुछ रो में, कुछ कॉलम में ये एक रिलेशन बनता है, और रो और कॉलम के रिलेशन के साथ ही एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो बेटा आप एक बार डेफिनेशन देख लो, मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज अ फंक्शन that consist of an ordered rectangular array of a numbers। अब बेटा देखो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है कि नहीं है। अब एक बात समझो, द नंबर इन द एरे आर कॉल्ड द एंटिटीज और द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब एक ना मेरी बात समझो, बहुत ही छोटी सी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। जैसे वहां पे ये देखो बोला जाता है कि ये है बेटा एक मैट्रिक्स। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली जो बेटा चीज तुम्हें देखने को मिलेगी ना, ये सारी की सारी, इनको हम लोग कहेंगे कॉलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रो, और वो हमारी होती है कॉलम। सही है। अब जानते हो क्या होता है? जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है। अब यहां पे लेट सपोज मैंने बोल दिया ए बी सी, ये डी ई एफ, लेट सपोज जी एच, और बेटा ये है आई। तो इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? देखो ये है, देखो पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, और ये है तीसरा कॉलम। तो इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? तो वो है 3। अब बेटा इसमें रो कितना है? तो रो क्या होता है? ये वाली चीज ना। तो ये देखो, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, मतलब कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। मतलब कि यहां कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है। बट बेसिकली जब हम लोग इसकी काउंटिंग करते हैं ना, तो हम लोग रो को पहले मानते हैं, कॉलम को बाद में मानते हैं। जैसे यहां तो देखो 3x3 का है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3x3। पर अगर नॉर्मल अगर कोई एक मैट्रिक्स यहां पे हम लोग लिखते हैं ना, तो यहां पे जो चीजें बनती है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं m×n। और बेटा जो ये m होता है वो ये बताता है कि कितने इसके अंदर रो हैं, और जो ये n होता है वो ये बताता है कि किसके अंदर कॉलम है ना, कितने उसके अंदर कॉलम्स है। और यही जो m×n है वो रो इंटू कॉलम के बेसिकली डिस्क्रिप्शन है कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स है। यहाँ क्या होते हैं? एंटिटीज। ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? एंटिटीज कहते हैं, या तो इसको हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं। यानी एलिमेंट्स को, एंटिटीज को एक परफेक्ट अरेंजमेंट में हम लोग रखते हैं, जहां पे रो और कॉलम का क्या होता है? डिस्क्रिप्शन रहते हैं। आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स आखिर हम लोगों को जरूरी क्यों है, मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी क्यों है। तो आते हैं वाई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्यों जरूरी है? तो बेटा मैट्रिक्स इसलिए ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़े होगे, मान लो कि आपने 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था कि जैसे जैसे आगे चल करके नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उन सभी एलिमेंट को हमने एक परफेक्ट अरेंजमेंट में रखा था, जहां पे हमने ये देखा था कि सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, सबकी वैलेंसी सेम हो, जिनकी जो प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबको हमने बढ़िया से अरेंजमेंट किया था। तो वैसे ही बेटा ये मैट्रिक्स है। यहां फंक्शंस के, नंबर्स को, एंटिटीज को, एलिमेंट्स को, इनको अरेंज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है मैट्रिक्स, क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे
या बहुत ही लार्जेस्ट जो डेटा होती है फंक्शंस की, उनको एक बहुत ही शॉर्ट जगह में स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। तो ये है हमारा एक मैट्रिक्स। अब एक बात समझते हैं, तो मैट्रिक्स की क्यों रिक्वायरमेंट थी? तो मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट सबसे आसान भाषा में कहा जाए तो अरेंजमेंट को लेकर के, है ना, अरेंजमेंट्स। अब ये अरेंजमेंट्स किसकी होनी चाहिए थी? तो अरेंजमेंट्स किसकी होनी चाहिए थी? एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स के, फंक्शंस की, है ना, एलिमेंट्स के, फंक्शंस की, वो तमाम चीजों को ही अरेंज करने के लिए मैट्रिक्स का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, यह आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि आप थोड़ा सा मेहनत करके आप इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। और 12th में अब तक जितने भी बच्चे जैसे कि दे चुके हैं एग्जाम वगैरह, वो यही कहते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो भाई पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे भी चैप्टर हैं कि कुछ लोग इसको एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ते हैं और जस्ट एनसीईआरटी और मान लो कि पीवाईक्यू वगैरह लगा करके चले जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बेटा बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है मैट्रिक्स, और काफी प्यारा चैप्टर है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्यों है? अरेंजमेंट्स की जानकारी को पाने के लिए। अगला चीज देखते हैं, आखिर मैट्रिक्स कितने सारे टाइप के होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अब ये कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, थोड़ा ये यहां पर समझने की कोशिश करना। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें केवल एक रो दे दिया जाता है, समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हमको केवल एक रो दी जाती है। तो अगर कभी भी हमको देखो ये एक रो दिया जाएगा, तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेट सपोज ये मान लो ए, बी और ये सी, तो इसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। कहानी बहुत साफ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। वैसे ही हमको एक और चीज देखने को मिल सकती है, जहां पे चीजें केवल कॉलम में हो, यहां पे चीजें केवल कॉलम में हो। लेट सपोज जैसे ये हो गया ए, बी और ये सी, तो ऐसी चीज को हम लोग देखो केवल हमें यहां पे कॉलम नजर आ रहा है ना, तो हम इसको एक कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगर रो है तो रो मैट्रिक्स, कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिफिकेशंस तो पता चल जाएगा, जैसे कि मान लो कि मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का। अगर मैं केवल इतना यही पूछने की कोशिश करूं कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो आप खुद नोटिस करो कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। रोज कितने हैं? 1 2 और 3, यानी एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो हालांकि इस मैट्रिक्स में एक रो और जो कॉलम्स है वो बन तो कई सारे सकते हैं, पर हमें मैट्रिक्स को देख करके भी आइडेंटिफिकेशंस पता होनी चाहिए कि इसमें कितने कॉलम्स हैं और कितने इसके अंदर मैट्रिक्स हैं, कितने इसके अंदर रो हैं। ठीक है बेटा, आगे ध्यान देते हैं, एक एक करके और थोड़ी चीजों के बारे में समझते हैं कि मैट्रिक्स रो का हमने देख लिया, कॉलम का देख लिया। अच्छा, एक छोटी सी मैं ना बात समझाना चाहता हूं। कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाते हैं, समझे कि नहीं। कुछ मैट्रिक्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। अब यहां पे बेटा सभी के सभी एलिमेंट जीरो है, तो ये जनरली क्या है? ये 2x2 का मैट्रिक्स है, जहां पे देखो जो कॉलम्स है, पहले हम लोग रो काउंट करते हैं, तो पहले क्या है? रो, जो कि देखो 2 है, पहला और बेटा ये दूसरा। वैसे ही 2 क्या है इसके अंदर? कॉलम्स है। तो कॉलम्स 2 कौन कौन से हैं? पहला और ये दूसरा। तो आई होप ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि किसमें रो कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो मैं ये बता रहा था ना कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स, या उसको हम लोग एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स होंगे इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है? जीरो हैं, इसीलिए मैं इसको एक नल मैट्रिक्स कह सकता हूं। अच्छा, और छोटी छोटी चीजों के बारे में समझते हैं, जैसे अब यहां देखो, ये हमने बता दिया रो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है।
रो मैट्रिक्स के बारे में चर्चा हो गया। और देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में चर्चा हो गया। कॉलम मैट्रिक्स को बेटा वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगली चीज देखते हैं जीरो मैट्रिक्स, जिसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब एक बात समझना, एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? आप एक मैट्रिक्स ले लो। अब मैट्रिक्स आप 2/3, 3/2 आप कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली आप एक क्या करो ना कि डायगोनल मैट्रिक्स ले लो। हालांकि यहां पे ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स ही देखने को मिलता है। तो आप ना ऐसा चीज देखो, डायगोनल मैट्रिक्स को पता करने की जो सबसे बेहतरीन चीज है, ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपने बस ये देखना है, ये चीज कि यहां ए बी सी, मतलब इसके डायगोनल्स पे बेटा कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए। इसके डायगोनल्स पे कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पे देखो रो और कॉलम, यहां पे 3/3 का ये मैट्रिक्स है, 3 ही रो है और 3 ही क्या है? कॉलम्स है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया? इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे आते हैं, अगला देखो आपको देखने को मिलेगा स्केलर मैट्रिक्स। अगला क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ना ऐसा मैट्रिक्स होता है, जैसे कि डायगोनल वाले मैट्रिक्स में आपने देखा ना ए बी सी आ रहा था, कुछ ना कुछ नंबर आ रहा था। तो बेटा स्केलर मैट्रिक्स पे क्या होता है ना कि वो तीनों के तीनों चीजें सेम पाई जाती हैं, है ना। जैसे कि आप यहां पे खुद देखो स्केलर मैट्रिक्स को लेकर के, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब यहां पे बेटा कुछ भी हो सकता है, 1, अगर 1 हो जाएगा तो कुछ उसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। मैं आपको समझाऊंगा क्या है वो। अब आप इसको ऐसे देखो, यहां पे 2 है, ये 2 लेकिन डायगोनल में सब सेम है। अगर वही 3 होता तो पूरा का पूरा सब कुछ सेम होता, 4 होता तो भी पूरा का पूरा सेम होता। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स। और इसी का एक बेटा एक कैटेगरी है, और वो कैटेगरी क्या है कि अगर आप कुछ इस तरीके से देख लोगे, जैसे कि 1 1 और 1, और ये पूरी की पूरी चीज आपको 0 नजर आएगी। अगर कुछ ऐसे आपको नजर मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो 2-3 कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। जैसे जब आप थोड़े 12th के जब कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे ना, तो कुछ बेटा टर्मिनोलॉजी आपको ऐसा मिलेगा, जैसे आप जब एनडीए के क्वेश्चन की तरफ जाओगे कि डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चंस में कुछ ऐसा दे देता है कि वो जो क्वेश्चंस है आपको एक डायगोनल के नीचे नीचे ही मैट्रिक्स दिया रहेगा। कभी ऐसा होता है कि डायगोनल के ऊपर ऊपर ही केवल मैट्रिक्स दिया रहेगा। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे खुद देखो, आपको एक देखने को मिलेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक आपको देखने को मिलेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर और ये लोअर, है ना। तो एक बार समझते हैं डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर की क्या कहानी है, वो देखते हैं। जैसे मान लो कि आपको लोअर मैट्रिक्स देखना है, मान लो कि आपको लोअर मैट्रिक्स देखना है, तो बेटा ये रहा लोअर मैट्रिक्स की कहानी। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। तो बेटा इसका जो भी अपर वाला पार्ट होगा, ध्यान रखना, जो भी इसका जो अपर वाला पार्ट होगा कुछ ऐसे, यानी कि जो भी अपर वाला जो पार्ट होगा इसका, बेटा वो सब 0 रहेगा। ये अपर वाला पार्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। और यहां पे कोई ना कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे कि ए बी सी है, तो यहाँ पे बेटा डी हो सकता है, या ई हो सकता है, यहाँ पे एफ हो सकता है। मतलब कि ये डायगोनल के जितने भी अपर वाले पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। और ये जानते हो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको स्टेटमेंट दे देगा कि वी हैव अ लोअर मैट्रिक्स, वी हैव अ अपर मैट्रिक्स, और फलाना फलाना करके क्वेश्चन दे देगा। अब आप कभी जाने ही नहीं लोअर मैट्रिक्स क्या है, अपर मैट्रिक्स क्या है, तो ये जानना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
आप जानते हैं कि जब लोअर मैट्रिक्स ये है तो अपर क्या है। आई होप आपको अपर का पता चल ही गया होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जब हम लोग अपर मैट्रिक्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अपर मैट्रिक्स की तरफ, जब हम लोग अपर मैट्रिक्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो अपर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि ये चीजें एकदम अपोजिट हो जाती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई और ये एफ, और ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। देख रहे हो ना, डायगोनल के जो भी नीचे वाला हिस्सा है वो जीरो, अपर वाला वहां पे कुछ ना कुछ हमें एंटिटीज मिलेंगे, कुछ ना कुछ हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, और यही हमारे क्या कहलाते हैं, अपर मैट्रिक्स, और ये हमारी क्या कहलाती है, लोअर मैट्रिक्स। तो बेटा ये कुछ मैट्रिक्स के ना टाइप हैं जो कि बहुत ही सही हैं। और देखो जैसे 1 1 1 जब होता है तो मैंने समझाया था कि 1 1 वाले को क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, नहीं तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीजें। तो ये कुछ ना मैट्रिक्स थे, कुछ मैट्रिक्स के ही ना टाइप थे हम लोगों के सामने। ये सब सारी चीजें अभी हम लोगों ने देखा था आज। और एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही छोटी सी हम लोग चीज देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। समझ रहे हो कि नहीं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग। अब जैसे मान लो कि रो है और कॉलम है, और कहीं ना कहीं मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, क्योंकि आप देखो ये चीज डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो भी देखने को मिलेगा, और आप जानोगे कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है तो उसकी हम रो और कॉलम को चेंज करने से उसके वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, या अगर हम किसी दो रो और कॉलम को चेंज कर देंगे तब उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा होता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में दो हमारे सामने पॉइंट है जो कि बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, दोनों पॉइंट। तो पहला हमारा आता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक, और दूसरा बेटा आएगा स्क्यू साइमेट्रिक। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा स्क्यू साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक क्या कहता है और स्क्यू साइमेट्रिक क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये कह रहा है ना कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और अगर मैं उसका कुछ ट्रांसपोज कर दूं, बेटा ध्यान रखना ट्रांसपोज को ना हम लोग इसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि ए हमारे पास कोई एक ये मैट्रिक्स है, लेट सपोज, और मैंने क्या किया है कि अब ये रो और चेंज को मैंने चेंज कर दिया है, यहां मैंने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया। ध्यान देना, यहां मैंने क्या किया है, इसको इंटरचेंज कर दिया है। लेट सपोज मान लो कि यह है ए बी सी, ये डी ई एफ, और ये है जी एच आई। अब हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। लेट सपोज कि ये हमारा बन जाएगा अब ए बी सी, है ना, वैसे ही ये हमारा बन जाएगा ए डी जी। आप समझ रहे हो ना, इंटरचेंज हम लोगों ने कर दिया है। तो जब हम उसकी इंटरचेंजिंग करते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोला जाता है। और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ देखो खासियत होती है। अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है जो कि ए है, और अगर हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया, ये बेसिकली ट्रांसपोज का साइन होता है, अगर हमने उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, और वो मैट्रिक्स सेम आए, वो मैट्रिक्स पूरा का पूरा एकदम वही मिल जाए वापस से, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। समझे कि नहीं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सही है। और कुछ चीजें ऐसी भी नजर आती हैं कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो अपनी वैल्यू माइनस में दे देता है, वो अपनी वैल्यू क्या दे देता है, माइनस में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक। तो स्क्यू साइमेट्रिक के बेस पे और साइमेट्रिक के बेस पे अगली बार मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अभी बस आप यही समझो कि ट्रांसपोज क्या है, एक मैट्रिक्स के अंदर रो और उसके कॉलम का इंटरचेंज। साइमेट्रिक क्या है कि इंटरचेंज होने के बाद कुछ भी उसमें बदलाव ना हो, तो वो साइमेट्रिक। और अगर वो बदल करके नेगेटिव में अपनी वैल्यू दे देता है तो वही हमारी क्या कहलाती है, स्क्यू साइमेट्रिक कहते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपने ये समझा होगा कि मैट्रिक्स क्या है। फिर आपने ये यहां पे एक बार रिवीजन देख लेते कि आज हमने क्या क्या देखा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने बेटा ये देखा कि मैट्रिक्स क्या है ना। तो मैट्रिक्स में आज हमने ये जाना कि मैट्रिक्स क्या है, एक एंटिटीज का, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट क्यों है,
ताकि हमारे लिए फंक्शंस के बारे में स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने बेटा इसमें क्या देखा, हमने यहाँ पे टाइप देखा कि कितने सारे टाइप के हमारे सामने मैट्रिक्स होते हैं। तो हमने अलग अलग टाइप देखा, एक हमने देखा केवल रो वाला, फिर हमने देखा कॉलम वाला, फिर हमने यहां पे देखने की कोशिश किया है स्केलर, फिर हमने यहां पे ये देखने की कोशिश किया है साइमेट्रिक, है ना। जैसे ही हमने साइमेट्रिक देखा, एक हमने स्क्यू साइमेट्रिक भी देखा था। तो साइमेट्रिक क्या था, ट्रांसपोज करने के बाद सेम चीज, ट्रांसपोज करने के बाद सेम चीज। स्क्यू साइमेट्रिक क्या था, ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव में। स्केलर वाला क्या था, स्केलर वाला क्या था, जिसके अंदर सब कुछ क्या रहे, सेम रहे, डायगोनल में। फिर हमने क्या देखा था, लोअर। लोअर में हमने क्या देखा था कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसके नीचे नीचे सभी के सभी क्या थी, वैल्यू थी, और ये सभी के सभी क्या था, जीरो था। फिर हमने क्या देखा, अपर। तो अपर में हमने क्या देखा कि यहां ऊपर ऊपर सब बहुत सारी चीजें थी और ये पूरा का पूरा क्या था, जीरो था। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमने समझा, मैट्रिक्स का हमने टाइप हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में लगाएंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। सो बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है। और मैट्रिक्स के साथ साथ मैं ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा, अभी कुछ ही दिन में स्टार्ट कर दूंगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है। काफी ज्यादा ढंग से हम लोग स्टडी करेंगे, एक प्रॉपर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोग देखेंगे कई सारी चीजों को लेकर के, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो जस्ट बी अटेंडेंट, है ना, बिल्कुल हमें एकदम एक्साइटेड रहना है। हमारा जो एंथुसियास्टिक लेवल है बहुत ही हाई रहना चाहिए इस क्लास 12th के सफर के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके सारे लेक्चर। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हम देखेंगे मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, है ना। टिल देन बाय बाय।